एक सेकेंड अब इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप और मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग भी लगता है टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुकालमा के बारे में, इससे पहले कि मैं अपनी टॉपिक पे आऊँ, थोड़ी सी मैं मुकालमा के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई हैव लाइक वेरी लॉन्ग, वेरी ओल्ड एसोसिएशन विद and very strong association with Mukalma. It, as far as I can remember, it dates back to the days when Mukalma used to hold those in-person meetings. You still do, I guess. लेकिन अभी ये जो हमारा ऑनलाइन है, ये चूंकि ज्यादा वाइब्रेंट है और रेगुलर है, तो आप इसमें इससे हम जानते हैं मुकालमा को। And there is a reason to it. Like this relationship has this withstood the test of time because of a reason. ये मैं बाकी तमाम जो हमारे साथी हैं उनसे भी शेयर करना चाहूंगी कि हमारी कुछ सोसाइटी का भी हो गया है जनरल ऐसा ट्रेंड कि फॉर्चुनेटली, willingly or unwillingly or knowingly or unknowingly, we surround ourselves with the people, with the ideas, with the opinions that reinforce our existing beliefs. So right now we live in echo chambers, very highly politicized, ideological, partisan echo chambers where we listen with what we want to listen. In addition to that, ये हुआ कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि ये अलाउ करता है एक हॉल ऑफ मिरर क्रिएट करने के लिए कि हमें हर तरफ अपनी या अपने जैसे लोगों की सूरतें नजर आए। तो ऐसे में होना आप एक्सपोजर टू काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू या अल्टरनेट पर्सपेक्टिव और इवन अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स के साथ भी एक्सपोजर है। बहुत एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है मुकालमा की, और हम जो लोग इसके साथ जुड़े आ रहे हैं कि here I can be a voice rather than being an echo, कि मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस रखती हूँ और दूसरों की सुन सकती हूँ। विदाउट फर्दर अडू, अब अगर हम डाइव इन करें अपने टॉपिक पे, तो पहले तो आई विल पुट अ लिटिल डिस्क्लेमर। वैसे तो इस फोरम की नेचर भी ऐसी है, लेकिन फिर भी बताती चलूं कि इट्स नॉट अ लिटरेरी टॉक एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। वैसे मैं चाहूँ भी तो नहीं हो सकती, लेकिन आई डोंट वांट टू। तो हम ये जो बात करेंगे, इंस्टेड ऑफ लाइक डीलिंग दिस टॉपिक इन टेक्निकल जार्गन, मैं चाहूंगी कि एक कॉमन सेंसिकल जो रेंज है, प्लेन है, दैट वी ऑल शेयर, दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ अस रिगार्डलेस ऑफ आवर डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड्स, हम उसमें रह के बात करें ताकि सारे मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर सकें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। अच्छा, कॉमन सेंस से ही मुझे लैंग्वेज का जो रोल है ना वो शेप होता है। दिस वर्ड एक्चुअली ट्रिगर्स अ थॉट कि लैंग्वेज कॉमन सेंस को भी शेप करती है। अच्छा, कॉमन सेंस भी इज नॉट फिक्स्ड इन स्टोन एंड द कॉमन सेंस ऑफ वन एरा इज नॉट कॉमन सेंस ऑफ अनदर एरा। अब बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, और मतलब वो जो फूको का है ना लैंग्वेज एंड नॉलेज पार का कॉन्सेप्ट, मैं जैसे बॉयल डाउन करके बिल्कुल 2-3 लाइनों में अगर कहूँ, विच वुड बी अ डिसरिस्पेक्ट टू द आइडिया ऑफ फूको, लेकिन फिर भी कि पावर बेसिकली डिटरमिन करती है कि व्हाट कैन बी क्रिएटेड एंड सर्कुलेटेड एज नॉलेज। और फिर वो जब नॉलेज व्हेन इट गोज टू सोसाइटी, तो वो उसी पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब उसी में से कोई कुछ जो नॉलेज है वो अब जो है वो फिर बहुत, जैसे अब हम बात करेंगे तिब की बात कर लेंगे, जिसको हम तिब्ब यूनानी कहते हैं, ये जो हर्बल हमारी ट्रेडिशन है। फॉर मेरी थोड़ी सी ये स्टेटिस्टिक्स वीक है, लेकिन बहरहाल एज फार एज आई कैन रिमेम्बर 6000 ईयर्स तक ये एज मेडिसिन प्रैक्टिस हुई है अक्रॉस द ग्लोब, और इसके जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्हें फिजिशियन कहा जाता था। तो उस वक्त पावर का जो सेंटर था वो इन लोगों के पास था, इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। अब फिर जो हमारा आया ये बायोमेडिकल पैराडाइम आया, तो उसकी वजह से या ये जो मेडिकलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ हुई, तो अब वही नॉलेज को हम वो इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम नॉलेज नहीं। आप म्यूट हो गई हैं डॉक्टर साइमन, आप म्यूट हो गई। मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ या मुझे आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज अब आ रही है, आप म्यूट हो गए थे। अच्छा, मैं म्यूट हो गई।
तो बस फिर उस नॉलेज में से कुछ जो बहुत वाइड स्प्रेड हो जाता है, जो मैसिवली एक्सेप्टेड हो जाता है, वो कॉमन सेंस बन जाता है। आप लोगों ने जब ये पोस्टर पढ़ा होगा, लैंग्वेज, कल्चर, डाइवर्सिटी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट वुड हैव क्रिएटेड एनी सेंस ऑफ अलार्म, या कोई ऐसा शॉक नहीं हुआ होगा आपको, कोई सरप्राइज नहीं हुआ होगा कि पुटिंग दीज टू वर्ड्स साइड बाय साइड, लैंग्वेज एंड कल्चर, क्योंकि even if we cannot articulate it explicitly, we all intuitively know कि एक relationship exist करता है लैंग्वेज और कल्चर के बीच में। लेकिन ये जो हमारा एक कॉमन सेंस व्यू बना है, ये हिस्टोरिकली शेप हुआ है। दिस वाज नॉट द केस previously, it was not the case। यानी अगर हम let's say we go back to, like if we go 150 years back, 150 साल पीछे चले जाएं, तो जो लैंग्वेज के बारे में व्यूज थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। लैंग्वेज को क्या समझा जाता था? एक न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट व्हीकल समझा जाता था, एक मीडियम समझा जाता था जो रियलिटी को डिस्क्राइब करती है। दैट रियलिटी एग्जिस्ट आउट देयर, लैंग्वेज उसको डिस्क्राइब करती है, और एक ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि 100% मीनिंग कम्युनिकेट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं दो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स की बात करूंगी कि जिसके नतीजे में ये व्यू चैलेंज हुआ। जो पहला है वो कोई अर्ली 20th सेंचुरी की कुछ फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स हैं। आई वोंट गो इनटू डिटेल, आप लोगों को वैसे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी आइडिया होगा कि वहां से ये बात शुरू हुई कि लैंग्वेज एक तो न्यूट्रल नहीं है, लैंग्वेज आइडियोलॉजिकली लोडेड है। लैंग्वेज सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करती, उसे क्रिएट करती है और उसको सस्टेन करती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, वैसे मैं किसी फेमिनिज्म और इस तरफ जाना नहीं चाह रही, क्योंकि अमूमन ये कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक बन जाता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये जो अर्लियर इनंसिएशंस हैं लैंग्वेज के रोल की, ये एंटी रेसिज्म और फेमिनिस्ट मूवमेंट से आई है। जैसे चेयरमैन एक वर्ड है, तो अब ये एक रियलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम the position of head of a body is occupied by a man, but at the same time ये एक reality को create कर रहा है, एक system को perpetuate कर रहा है कि primarily the leadership position is to be held by men। अभी जब इस तरह लैंग्वेज को देखा गया, या अगर हम ये इसमें से वर्ड लेवल से डिस्कोर्स लेवल पर आ जाए, जैसे हम कोई इफ वी कट अ रेसिस्ट जोक अबाउट एनी पीपल एक्स, हम जैसे किसी को कहते हैं, अब जब हम मजाक कर रहे होते हैं अबाउट पीपल एक्स बीइंग माइजर और पीपल एक्स बीइंग फूलिश और स्टूपिड, तो हम रियलिटी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम रियलिटी को वहां पे जनरेट कर रहे होते हैं। हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से कुछ आइडियाज को परपेचुएट कर रहे होते हैं। तो ये तो एक चैलेंज हो गई लैंग्वेज की आइडियोलॉजिकल और न्यूट्रल जो उसकी पोजीशन है, और आइडियोलॉजिकल फोकस जो है वो बढ़ गया। उसके साथ साथ फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चैलेंज हुई कि कोई वन ऑन वन मीनिंग, वर्ड मीनिंग रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बदल जाता है। तो इस सब, और दूसरा ये कि सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। तो हम इस डेवलपमेंट को लिंग्विस्टिक टर्न कहते हैं। ये जैसे ही लिंग्विस्टिक टर्न हुआ तो बहुत सारे जो है वो फिर शुरू हो गई, इसकी स्टडीज शुरू हो गई, और हम अगर उसमें बात करें कि फिर जो बहुत सारी मूवमेंट्स को इसने इनिशिएट किया, और सिर्फ लैंग्वेज की स्टडीज के अंदर ही नहीं, बहुत बाकी तमाम जो डिसिप्लिन्स में भी जब प्राइमेसी और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को रियलाइज किया गया, तो लैंग्वेज बहुत स्टडी होने लग गई, ह्यूमन इंटरेक्शन को स्टडी किया जाने लगा। अच्छा, इट वाज लाइक पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो क्योंकि लैंग्वेज बहुत सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई कर रही थी, और एक पूरा कुछ मजीद डेवलपमेंट्स थी, तो एक पूरा पैराडाइम था जो ह्यूमन इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए चल पड़ा। उस पैराडाइम में अब हुआ ये कि वो लैंग्वेज को तो इम्पोर्टेंट मान ही रहे थे ना, लेकिन उनका जो
एरिया था जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे वो नॉलेज प्रोडक्शन हो रही थी वो प्राइमरीली हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट था, और जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो या जो उनका जो डेटा था वो बेसिकली एंग्लो अमेरिकन कल्चर से ड्राइव हो रहा था। अब उसका ये हुआ कि वो उस वक्त तक अभी ये रियलाइजेशन नहीं थी कि ये जो वो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं ये कोई यूनिवर्सल रूल्स नहीं है ह्यूमन इंटरेक्शन के, ये एक खास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सिचुएटेड ऑब्जर्वेशंस हैं वेयर white American subjects were treated as people in general, and where the findings located predominantly in North American context was considered as a universal human logic. इधर फिर ये दूसरी डेवलपमेंट हुई और ग्रेजुअली ये रियलाइज हुआ कि ये यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर्स, और जो डिस्कोर्सेज हैं, लैंग्वेज है, ये हिस्टोरिकली और सोशली जो है वो ये सिचुएटेड है। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम थी अगर हम उसी को समझते रहते, उसके दो तीन जो है ना वो मसाइल थे उसके साथ। एक तो ये था कि जब आपने एक कल्चर के कैनन्स को लेके दूसरे कल्चर्स को जब स्टडी करते हैं तो वुमन स्टेरियोटाइप्स जन्म लेते हैं। मसलन हम अगर एंग्लो अमेरिकन कल्चर की बात करें तो जाहिर हर कल्चर की जो एक सिग्निफिकेंट वे ऑफ स्पीकिंग है या जिसके ऊपर भी हम बेस करें उसके ऊपर उसके पीछे एक पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वो उस कल्चर की जो ब्रॉडर एजम्पशंस और बिलीव्स हैं वो उसमें ग्राउंडेड होता है। जैसे एंग्लो अमेरिकन कल्चर जो है वो न्यू लिबरल ह्यूमनिस्ट आइडियल्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है उसका बिलीव था। तो बहुत सारी चीजें उस बैकग्राउंड से आ रही थी, जिनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका फ्री विल का और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का, ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। अब वो कम्युनिकेशन में भी ऑब्वियसली उनकी रिफ्लेक्ट होता है। तो एक जो उनका था वो फिर जो एक बात थी कि वो फ्रीडम फ्रॉम इम्पोजिशन को बहुत प्रमोट करता है अमेरिकन कल्चर, दे स्टिल डू। और वैसे भी मतलब ये जो हम बात करें ये उधर भी ये कोई इतनी बहुत पुरानी चीजें नहीं है, ये ह्यूमनिस्ट आइडियल। तो फ्रीडम फ्रॉम इम्पोजिशन उनकी कम्युनिकेशन में कई तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ, जिसकी मैं कुछ मिसालें दूंगी। वैसे तो मिसालें कई हैं लेकिन मैं एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बात करूंगी। क्रॉस कल्चरल जो कंपैरिजंस हैं वो कई तरीकों से हो सकते हैं, उसकी कई पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हो सकते हैं, लेकिन मेरी चूंकि जो मेरा पीएचडी का थीसिस है वो डिसेप्शन पे है कि क्रॉस कल्चरली डिसेप्शन और ऑनेस्टी के कॉन्सेप्ट को कैसे परसीव किया जाता है। तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स उस बैकग्राउंड से आपको दूंगी, कुछ लैंग्वेज की बैकग्राउंड से हैं। तो अब ये जो फ्रीडम फ्रॉम इम्पोजिशन था ये एक बड़ा प्राइमरी एंग्लो अमेरिकन कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ये उनकी कम्युनिकेशन में ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ कि जैसे वहां पे डायरेक्ट इम्पेरेटिव्स जो है वो बहुत बुरे समझे जाते हैं, यानी कि कोई आप कमांड या रिक्वेस्ट जो है वो जैसे हमारे यहाँ होता है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पकड़ाओ वो दे दो, इवन इफ वी ऐड काइंडली एंड प्लीज स्टिल इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम। इम्पेरेटिव का यूज आया वो जिसको वो कहते हैं कि क्वेश्चंस यूज्ड एज इम्पेरेटिव, दे डोंट आस्क डायरेक्टली कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दे फ्रेज इट लाइक अ क्वेश्चन दैट विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये इम्पेरेटिव्स का हुआ। अब जब पोलाइटनेस का या एक सिविलाइज्ड और एक पोलाइट स्पीच का ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो अब जब बाकी कल्चर्स को इस तरीके से मेजर किया गया तो क्या हुआ जी कि चाइना वाले बहुत रूड हैं, इसी तरह कुछ और उनके तो ये सब जो है ना वो एक तो स्टेरियोटाइपिंग कॉन्सेप्ट होने लगा। दूसरा ये तो एक सॉफ्ट साइड है ना इसकी, तो कुछ प्रैक्टिकल वेज में भी वो जो क्योंकि उनके जो कल्चरल नॉर्म्स थे उन्होंने दे एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ नेचुरलाइज्ड नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, साइंस की उन्होंने जगह ले ली थी, यानी कि उनका स्टेटस साइंटिफिक फैक्ट्स का था ना। तो अब वो बताया आपको कि ये फिर टेक्नोलॉजी आने से कुछ जगहों पे उन्होंने फिर ये यूज करना शुरू किया कि अच्छा हम ये जो हमारी
मुख्तलिफ लैंग्वेज रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको यूज करके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आए। अब एक जो मैं अपने बैकग्राउंड से एग्जांपल दूंगी कि उन्होंने कहा कि लाई डिटेक्शन जो है ना, वो उसको ऑटोमेटाइज किया जाए। तो चूंकि लाइंग एक लिंग्विस्टिक फिनोमिना है, तो ये जरूर लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता होगा, और लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ टेलर्स और लायर टेलर्स अलग अलग होती होगी। उन्होंने कुछ फिर पैरामीटर्स बनाए। मसलन एक उनका जो पैरामीटर था वो ये, और ये उनकी अगेन मैं फिर उनके कल्चरल बैकग्राउंड पे जाऊंगी कि चूंकि रेशनैलिटी उनके यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और क्योंकि कोई भी चीज जिसको वो फ्री विल के रास्ते में रुकावट बन सके या इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के रास्ते में रुकावट बन सके, वो उनके कल्चर के मुताबिक अनडिजायरेबल है। तो उसमें एक जो और चीज हुई कि वो इमोशंस को समझा गया कि इमोशंस जो है ना, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना, क्योंकि एक आइडिया था कि इमोशंस और रेशनैलिटी बोथ रिजाइड इन हेड और एट द सेम टाइम वन कैन प्रिवेल। तो अगर कोई बहुत कैरिड अवे हो जाएगा, फील करेगा, तो वो उसकी रेशनैलिटी इफेक्ट होगी, उसका एज एन इंडिविजुअल एक्ट करना इफेक्ट होगा। तो फिर ये बहुत एक कल्चरल नॉर्म है उनका कि वो इमोशंस को डाउन रेगुलेट करते हैं। वहां पे ऐसा फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस जो है, यानी कि आप देखिए अमेरिकन कल्चर में फिर वो रिफ्लेक्ट होता है ना वर्ड्स में कि डिस्पैशनेट हैज पॉजिटिव कॉनिटेशन। उनके कल्चर में इस वर्ड की पॉजिटिव कॉनिटेशन है, जबकि हमारे यहाँ डिस्पैशनेट को आप देखिएगा कि जिसमें कोई आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, डिटैच्ड है, वो कोई इतना बहुत ज्यादा उसकी फेवरेट होगी। अच्छा, एक उन्होंने कहा कि चूंकि जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो कुछ नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जैसे फियर है, फियर ऑफ बीइंग कॉट है, गिल्ट है, एंजाइटी है, तो उनकी स्पीच में उनकी बढ़ जाना चाहिए इफेक्ट कोशेंट, ये इमोशंस वाला। ये हो गया एक, उन्होंने इंडिकेटर ये बना लिया। दूसरा उन्होंने कहा कि चूंकि यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो है वो एक हमारे उनके कल्चर में अगेन उनकी बेसलाइन स्पीच में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो नॉन कमिटल सेंटेंसेस नहीं प्रोड्यूस करें, आप आई इज इन द सेंटर स्टेज। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर कोई झूठ बोल रहा है और वो तो वो नॉन कमिटल हो रहा है, वो कल्पेबिलिटी को अवॉइड करना चाह रहा है। तो एक ये हो गया, अगर उनकी स्पीच में इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होंगे, अगर उनकी स्पीच में पर्सनल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कम होंगे। तीसरा जो उनका आइडिया ऑफ लैंग्वेज आइडियोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिटैच्ड, बेफैज तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, बहरहाल आई एम नॉट अथॉरिटी, तो इसमें बताएंगे। तो अच्छा, वो उन्होंने दूसरा उनकी लैंग्वेज आइडियोलॉजी क्या है कि जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी है, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, यानी ये रेफरेंशियल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज उसका प्राइमरी फंक्शन है, बाकी तमाम फंक्शन सेकेंडरी। तो अब इसकी वजह से भी उन्होंने कुछ अपने जो है वो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज का, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब लोग ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन कुछ आइडियल जरूर बनाए हुए हैं कि अगर आप तो एक तो आप ऑप्टिमल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करें, नीदर टू लेस नॉट टू मच, तो आप वो करें। इसके अलावा आप रेलेवेंट रहें, स्टे ऑन टॉपिक। इसके अलावा जो है वो मतलब अवॉइड ना करें ऑब्सक्योर, बहुत सारी उनकी जो वो चीजें हैं ना, उनकी बुनियाद ये है। एक तो ये है कि लैंग्वेज प्राइमरी फंक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, और दूसरा उसका ये आइडिया के वी ओ इंफॉर्मेशन टू ईच अदर, हमारी वी आर ड्यूटी बाउंड इफ वी हैव इंफॉर्मेशन। तो श्योर सर, मैं बिल्कुल अब कुछ देर में कंक्लूड करने लगी हूँ, कोई मेरे पास ये कहानी नहीं है सुनाने की। अच्छा, ये मैं आपको जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल कि अब उनके कल्चरल असम्पशंस और उनके वेज ऑफ टॉकिंग और स्पीच के अंदर ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है। अब जब वो इस चीज को यूज करेंगे किसी भी प्रैक्टिकल वे में, सेंटिमेंट एनालिसिस में कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया लाई डिटेक्शन में कर सकते हैं, तो फेयर चांसेस हैं कि कोई किसी और कल्चर का बंदा जो एक डिफरेंट नॉर्म से आ रहा है उसको डब किया जाए एज अ लायर, जबकि वो अपने कल्चर के मुताबिक ट्रूथ टेलिंग कर रहा है।
इसमें जो थोड़ी सी एक और मैं अपनी पर्सनल जो है वो रिसर्च का हवाला दूंगी, छोटी सी मैंने एक एफर्ट की थी कि मैंने इफेक्ट लेक्सिकन बिल्ड करने की उर्दू की कोशिश की, क्योंकि जो कल्चर है इसके बारे में 2-3 चीजें एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि कल्चर लफ्ज ही बड़ा इलूसिव है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन डाउन, और फिर उस पर किसी एक कल्चर को डिफाइन करना उससे भी एक मुश्किल काम है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम पूरे पाकिस्तानी कल्चर को बैठ के डिफाइन करते हैं। तो हम कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट लेते हैं कि भाई अच्छा उनकी ग्रुप ओरिएंटेशन है या वो इंडिविजुअली ओरिएंटेड है, वो अपने डिसीजन मेकिंग अपनी प्रेफरेंस को देख के लगते हैं या वो ग्रुप इंटरेस्ट को देख के करते हैं, उनका टाइम ओरिएंटेशन क्या है, उनका जो है वो फ्यूचर को लेके उनकी क्या आइडियल्स हैं, उनका स्पीच के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होने के बारे में क्या ख्याल है, उनका स्पॉन्टेनियस स्पीच के बारे में क्या ख्याल है। यानी कि इस तरीके से हम उन्हें नगेट्स में करके तो कल्चर को स्टडी करते हैं। दूसरा जो मेरी एक बात मैं और कल्चर से रिलेटेड ऐड करना चाहूंगी कि 80% ऑफ कल्चर फॉल्स इन न्यूट्रल एक्सोलॉजिकल जोन, यानी कि उनके साथ हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं अटैच कर सकते कि इट्स गुड और बैड, वी जस्ट डिस्क्राइब द वे थिंग्स आर। जैसे अक्रॉस द ग्लोब पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस फूड इज बेटर, दिस फूड इज सुपीरियर। ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से मुख्तलिफ तरह की फूड खानी है। तो हम कल्चर को जब डिस्क्रिप्शंस में डालेंगे तो हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि वो न्यूट्रल डिस्क्रिप्शंस हो, वो किसी कंपैरिजन के ऊपर बेस ना हो कि जिसकी वजह से हम कोई हायरार्किकल उनकी जो है ना वो स्टैकिंग ना कर रहे हो कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है। तीसरी जो कल्चर की बात है, कल्चर के बारे में जो हमेशा कल्चर हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, तो उसकी जो है उसके उसके क्रिटिसिज्म या उसकी अप्रिसिएशन, उससे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट और अ कल्चर शुड ऑलवेज प्रीसीड एनी वैल्यू जजमेंट, क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन। अब हम इस तरह चीजों को नहीं देखते ना। तो हमारा ये है कि एक तो ये है कि हमने वेस्ट के कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया या उसको हमने बाज दफा उसको अपना जो है वो अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट समझते हैं। हमने उनको भी समझा नहीं कि उनकी देयर इज रीजन दे आर द वे दे आर। और अपने कल्चर के लिए तो हमारे कोई ऐसा है ही नहीं। तो वो मेरी एक छोटी सी अटेम्प्ट थी कि अच्छा अगर मैंने ये समझना है कि हमारे कल्चर में इमोशंस को कैसे डील किया जाता है, तो व्हाट शुड आई डू एज अ लिंग्विस्ट। तो लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं वो एक अब बहुत ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक टेंजिबल फिजिकल डाटा है दैट इज अवेलेबल फॉर स्क्रूटनी, दैट इज देयर टू वेरीफाई और नलिफाई, आप कुछ भी कर सकते। तो मैंने एक फैक्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस करके उर्दू की वोकैबुलरी की जब इमोशंस के वो टर्म्स जमा की जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, तो दो जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी ना, वो मुझे लगा कि हमारी डिस्टिंक्ट है उस कल्चर से कि जिसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे यूज करें। एक तो ये था कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो हमारे इमोशंस को जो है ना वो स्टेट की बजाय एक्शंस के तौर पे दिखाती है। और दूसरा बहुत सारे सोमेटिक इमेजेस हैं, यानी कि बॉडीली रिस्पांस के तौर पे दिखाती है। जैसे मैं तो गुस्से से लाल हो गई, मेरा तो खून खोलने लगा, मेरे तो तलवों पे लगी और सर पे बुझी। तो हम इमोशंस को जो है वो एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस के तौर पे देखते हैं। और अगर हम दूसरी कुछ स्टडीज देखें तो जब इमोशंस को एज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस के तौर पे देखा जाता है तो उसका एक नतीजा ये निकलता है कि चूंकि फिजियोलॉजी जो है वो एक नेचुरल और स्पॉन्टेनियस एक्शन है, तो कोई बहुत इमोशन रेगुलेशन की हमें नहीं नजर आती एक्सपेक्टेशन की। अच्छा हमने दूसरा एक्सट्रीम इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आपके पास टर्म्स मौजूद हैं और बहुत मौजूद हैं, तो इससे भी हम एक मतलब प्रीलिमिनरी कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अच्छा हमारे कल्चर में डाउन रेगुलेशन ऑफ इमोशन को इतना कोई डिजायरेबल या इतनी कोई वो इम्पेरेटिव नहीं है। ये सिर्फ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, मैं कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक प्रैक्टिस है।
तीसरी जो बात उसके बारे में हुई कि क्वेश्चन से रिलेटेड वॉल्यूशन, यानी कि ह्यूमन वॉल्यूशन के कोई कितना वॉलंटरली कर रहा है, तो वो हम तो में ये होता है कि मुझे नॉट एंग्री, उर्दू में हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, तो शायद यही कि ये प्रोसेस के तौर पे है, वो ह्यूमन नहीं आता, ह्यूमन में नहीं आता। ये कुछ के लगाए जा सकते हैं, कल्चर के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो तो अब ये बहुत सारे ग्राउंड्स पे जरूरी है कल्चरल टर्न जो है वो, एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, अपॉलॉजीज। अच्छा, तो वो जो कल्चरल टर्न है ना, वो थियोरेटिकली तो हो चुका इन लेट 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 20th सेंचुरी आप कह लें, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल वेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। और एक और चीज के कल्चरल की, जैसे मैंने बताया कि अंडरस्टैंड को प्रोसीड करना चाहिए एप्रिसिएशन से, या तो एक हमारा और जो प्रॉब्लम है, कलेक्टिव इशू है जो मैं फील करती हूँ, वो ये है कि हम एक कल्चरल क्रिंच का भी शिकार है। ये खैर एक सारी जो कॉलोनाइज्ड है नेशंस, उनका एक कॉमन इशू है, क्योंकि हमें एक अरसे तक ये बिलीव कराया गया वही कि वी नीड टू बी सिविलाइज्ड, और एक वेस्टर्न आइडियल्स जो है वो अचीव करने हैं हमने, और उसी में ही द वे वी टॉक, द वे। दूसरा उसका रीजन ये भी है कल्चरल क्रिंच का, कि हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो इंडिजिनस नहीं है, तो हमारा सोर्स तो वेस्ट से आ रहा है, और हमें ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि वेस्ट की उन एजम्पशंस के पीछे उनकी अपनी कोई कल्चरल रीजंस हैं, और हमारे ऐसे होने के पीछे हमारी कुछ कल्चरल रीजंस हैं। तो अब हम जब उनकी यार्ड स्टिक लेके अपने एक्शंस को मेजर करते हैं, हम उनके उनकी जो एथिकल या कोई साइंटिफिक जो भी पैरामीटर्स हैं, उनको जब फॉलो करते हैं, तो हम खुद को इनएडिकेट फील करते हैं ना, हम खुद को फील करते हैं कि हम वी आर लैगिंग इन समथिंग। अच्छा, फिर इसी तरह जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स हैं, और जिसमें वो डिसीजन मेकिंग है, हम अब पढ़ा वो वाले मॉडल रहे हैं, हम जिस रियलिटी में हमने उन्हें इनेक्ट करना है वो हमारी लोकल इंडिजिनस रियलिटी है, तो एक कल्चरल क्रिंज की सूरत हाल है। तो उसमें मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग दिस कोरिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, के और ये ह्यूमन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को इन्वोक करना कि भाई इंसानों के रहने के, सोचने के, बिलीफ सिस्टम्स के, एथिकल एंड मॉरल कोड के बहुत सारे ओरिजिन्स हैं, वो डाइवर्स हैं, वो हर एक कल्चर अपने इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ता है, उसकी अपनी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। जैसे अब हम एक बात हमारी बहुत पाकिस्तान के बारे में हम पढ़े लिखे लोग फील करते हैं कि अच्छा भाई हमारा जो एथिकल कोड है ना, वो तो बहुत कैटेगोरिकल है, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कोई हम एक्सेप्शंस ग्रांट नहीं करते, लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस ये है कि हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम शायद हिपोक्रेट नेशन है। अब इसमें भी थोड़ा सा अगर हम भी गो इफ वी गो मतलब बियॉन्ड द सरफेस लेवल, और वही बात कि इसके पीछे रीजंस को अगर डिग आउट करने की कोशिश करें, तो दो तीन जो हमारे इस्टेब्लिश्ड कल्चर्स को डिफाइन करने के लिए कल्चरल डायमेंशंस को है, उसमें एक अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, और एक इंटेलिजेंस स्कोर है। ये डिटरमिन करते हैं कि वो फिर वो नेशंस कलेक्टिवली कैसे बिहेव करती हैं। हम इनमें जो है ना, वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का बहुत हमारा हाई स्कोर है, और इंटेलिजेंस पे आप यू विल बी सरप्राइज कि हम 0 पे हैं। अब जब इस तरह की नेशंस होती हैं, हम ही नहीं और भी होती हैं, तो वो फिर दे इरेक्ट स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो एक्सेप्शंस को जनरेट करके कंफ्यूजन और वो जो अनसर्टेनिटी है
वो उसे अवॉइड करती है। अब ये कोई गलत या सही का मामला नहीं है कि जो नेशंस अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं करती वो बेहतर है, और हम जो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने वाले लोग हैं तो वी आर लाइक इनफ्लेक्सिबल पीपल। ये कल्चरल ओरिएंटेशन है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो हमारे रिलीजन का इफेक्ट बहुत है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट सेकुलराइज नहीं है, तो इसलिए वो जो हमारा हम जब मॉरल कोड लिखते हैं ना तो हम कहते हैं कि किसी सूरत उसमें कोई एक्सेप्शन ग्रांट नहीं की जा सकती। इट गिव्स अस प्रिडिक्टेबिलिटी, इट गिव्स अस डायरेक्शन, दो प्रैक्टिकली इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू फॉलो दोज रूल्स और सोसाइटी में हो भी नहीं रहे हैं। वो उसका एक लेकिन फिर भी उसका एक रीजन है। और मेरे ख्याल में मैं बाकी बातों को डिस्कशन के दौरान पंक्चुएट करूं तो बेहतर है, क्योंकि आई हैव टेकन माय टाइम, और बहुत सारे लोग और मुझसे बेहतर इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले और इन सब चीजों को हाईलाइट करने वाले, और इसको अगर कुछ ऐसा जो मैंने मिस आउट कर दिया है उसकी तरफ अटेंशन इनवाइट करने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सर शायद फिर आप क्या कहते हैं, मैं कुछ कंक्लूड कर दूं कि भाई मेरा बॉटम लाइन ये है कि हाँ बिल्कुल कर। प्रैक्टिकल रीजंस के लिए और वैसे अपनी जो एक कल्चरल एस्पिरेशंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस, अच्छा अब ये हर बंदे का काम भी नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें जो हम लैंग्वेज के लोग हैं ना उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसको एक एकेडमिक डिबेट के तौर पे ना रखे, गो आउट टू पीपल, इसे डिसेमिनेट करें, लोगों को उनके जार्गन में बताएं व्हाट इट इंटेल्स, यानी एकेडेमिया से बातें निकले, हो रहा है एकेडेमिया में काफी एक्सप्लोरेशन हुई है और वो आम लोगों तक पहुंचे, ताकि हम इस कल्चरल क्रिंज को ओवरकम कर सके कि हम कोई इंफीरियर हैं लोग, या हम कोई गलत है, हम कोई ऐसी चीज फॉलो कर रहे हैं कि जो नहीं फॉलो होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। साइमा बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा ख्याल है कि हमारे साथ कुछ लोग होंगे जो लास्ट आपकी प्रेजेंटेशन थी कोई 1.5 साल पहले, तो मैं तो था ही उसमें, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया होगा उसको साइमा। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हाँ। हमने ये ऑनलाइन मुकालमा फोरम जो है ना, ये मेरे ख्याल में इसकी फाउंडेशन ही लिखी थी, तो मेरे ख्याल में कोई शुरू शुरू वाली में ही थी ये। हाँ तो बहरहाल ये है कि वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद ये 1.5 साल में मतलब जबरदस्त, वंडरफुल। तो एक बात जो आपने की है ना वो कल्चरल डाइवर्सिटी की, उसमें मैं चूंकि अमेरिकन हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कॉलोनिस्ट जब गए हैं ना वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ पे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उनका जब इंटरेक्शन हुआ इनके साथ, तो उन्होंने देखा ये हमसे मिलते जुलते तो हैं लेकिन मुख्तलिफ नज़र आते हैं, इनकी हाइट डिफरेंट है, इनका कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है। तो देखिए ये किस तरह से जब कम्युनिटीज जो हैं वो इंटरेक्शन करती हैं तो उनकी जो आप वैल्यूज की बात कर रही हैं ना, स्टैंडर्ड्स कैसे डिफरेंट होते हैं। तो क्वाइट इनोसेंटली उन्होंने कहा कि अब क्या तरीका है ये जानने का कि ये हमारे जैसे इंसान है या देवता है। उन्होंने कहा इनको ना पानी में डुबो के देखते हैं। वो गोरा को हाथ आया, उन्होंने पानी में डुबोया, वो मर गया। उन्होंने कहा अगर तो मर गया तो हमारे जैसा ही है, अगर ना मरा तो फिर ये देवता है। देखिए उसके पीछे जो मोटिव था ना उनका वो बड़ा इनोसेंट किस्म का था। अच्छा वैसे हम थोड़ी सी अगर इनको ये अपने कॉलोनाइजर्स को भी मार्जिन दें ना, तो ये जो इनिशियल इंटरेस्ट है ना लोकल लैंग्वेजेस में कि अच्छा इनको समझें ये क्या कहते हैं, अब वो मिस अप्रोप्रिएट तो जरूर हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी जो उसका तो उर्दू तो नाम नहीं था, उन्होंने हिंदुस्तानी जुबान के ऊपर कोई 447 बुक्स हैं जो उस वक्त जो है वो अंग्रेजों ने लिखी, मतलब कुछ डिक्शनरीज हैं, कुछ इस तरह की किताबें हैं कि जो लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर बेस करके हिंदुस्तानी की बहुत सारी डिक्शनरी, वो गलत है जाहिर है, वो आउटसाइडर्स थे और उसमें इंफॉर्मेशन ठीक नहीं थी, वो कोई बहुत हेल्पफुल नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट दे ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड व्यू। और वर्ल्ड व्यू की तो ये आप ये अमेरिका की एक और एक आपको एग्जांपल दूं, अमेरिकन कल्चर ना बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसकी एग्जांपल फिर उनके वर्ड्स में, मेरी तो हर जगह पर जाहिर है लैंग्वेज रिलेटेड एग्जांपल्स ही आएंगी कि लुक फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, तो ये दे बिलीव कि फ्यूचर लाइज अहेड ऑफ अस, ना कि हमारे सामने है और वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। अमेरिका ही की ही कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, मैं अब उनका नाम अगर बता सकूं, अच्छा उनकी टाइम ओरिएंटेशन इससे बिल्कुल ऑपोजिट है।
और वो कहते हैं कि सिंस पास्ट इज विजिबल एंड सिंस पास्ट इज नोन, वो हमारे सामने, फ्यूचर जो है वो हमें हमारे जो क्या एक्सप्लोर्ड है तो वो इट इज बिहाइंड अस। तो देखिए ये कितनी डिफरेंट वर्ल्ड व्यू होगा दो लोगों का, कि जिनके लिए आने वाला वक्त उनके सामने है और एक जिनकी टाइम ओरिएंटेशन के मुताबिक गुजरा हुआ वक्त सामने। तो यही तो ब्यूटी है कल्चरल डाइवर्सिटी की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो बाकी दोस्तों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक बात मैं और करना चाह रहा था लेकिन मैं फिर बाद में करूँ। तो किसी का सवाल बाबर साहब का, नॉलेज कैफे, साइमा कभी नॉलेज कैफे भी ज्वाइन करें आप? जी जरूर सर। वो क्या उनका भी कोई ऑनलाइन है हिसाब हाँ किताब? ऑनलाइन भी है, बल्कि बाबर साहब आपको दावत देंगे, तो आप उसमें भी इसी तरह से अब प्रेजेंट आप भी उनसे जबरदस्ती तो दावत ना दिलवाए, अगर उनका दिल चाहे तो। नहीं, वो मैंने एंटिसिपेट किया है, ये नहीं जबरदस्ती नहीं है, जी जी बिल्कुल, मैंने हो एंटिसिपेट सकता है वो हमें दावत दे। जी हाँ बाबर साहब जरूर दावत देंगे। बिल्कुल आपको डॉक्टर साहब दावत है। और उसमें अगर आप हमें इस तरह से बता सके ना कि पंजाबी कल्चर में क्या ऐसी चीज है, लैंग्वेज में क्या ऐसी चीज है कि वो और तरह से एक्ट करते हैं, पश्तो में क्या है, सिंधी में क्या है। क्योंकि जब ये बाहर वाली एग्जाम्पल है तो उसकी वो ज्यादा समझ नहीं आती। कमल का मुझे तो नहीं आती, मैं इम्प्रेस जरूर होता हूँ लेकिन फिर समझ नहीं आती कि पंजाबी जो है वो सोच किस तरह की है। और पंजाबी ये ज्यादा धोखा देते हैं या पठान ज्यादा धोखा देते हैं या सिंधी ज्यादा धोखा देते हैं। तो अब ये चीज अगर आप हमें बताती ना इस लैंग्वेज के, उसको सादा कर देती, और हो सकता है आपका मकसद हमें इम्प्रेस करना ही हो तो, लेकिन बड़े इम्प्रेस पड़े हुए, बहुत मजा आया, समझ कम आई लेकिन जरा। तो अगर आप अच्छा। थोड़ा सा इस पे बताएं ना, इन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए, व्हाट आर आवर लोकल लैंग्वेजेस एंड वो कैसे उन्होंने मुझे शेप अप किया है। अच्छा अच्छा, मैं एक तो इस बात को अच्छा क्लियर एक कर दूं। साइमा, आपकी बात से पहले मैंने कहा था बाबर साहब दावत भी देंगे, और एक मैं नामुकम्मल छोड़ गया था बात, वो उन्होंने कर दी है कि वो आपको फिर एजेंडा भी देंगे कि आपने ऐसे करना है। तो अब ठीक आपने हो इनके गया। साथ वो सेशन करना है, अभी आपने ब्रीफली इसको एड्रेस करना है, बाकी दोस्तों को भी शामिल करेंगे, फिर इनके साथ आपने एक सेशन रखना है, मैं भी अटेंड करूंगा। जी ओवर टू साइमा। जी साइमा। अच्छा, एक तो इसमें दो चीजें, एक तो मैंने अपनी इन एडिकेसी का बहुत जो है ना कि हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो वेस्टर्न है, तो वो सारे एकेडमिया का वही है ना। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि आई नो मोर अबाउट एंग्लो अमेरिकन कल्चर देन माय लोकल कल्चर्स। दूसरा, चूंकि स्टेरियोटाइप्स तो मैं कि फलां झगड़ा करता है और फलां ज्यादा नहीं करता, ये एक बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड टास्क है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पंजाबी हूं तो मैं उठकर कोई स्टेटमेंट पास कर दूं। ये एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस रिक्वायर करने वाला काम है। हमारे साथ लुबना है, इन्होंने पंजाबी प्रोवर्ब्स पे काम किया है। अब वो बात कर सकती, मैं जब तक पंजाबी के काम को सिस्टमेटिकली, जो साइंटिफिक तरीका है, तो मैं उसमें अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं कोई उसमें से आपको करूं। उसमें चूंकि मैंने उर्दू लैंग्वेज पे काम किया है तो मैंने आपको उर्दू की अपने इमोशंस की एग्जाम्पल दी है और अपनी जो डिसेप्शन के बारे में दी है उसके बारे में दी है। तो जो ये समझना कि अगर हम किसी लैंग्वेज, किसी मुल्क के शहरी है या किसी लैंग्वेज के बोलने वाले, हाँ ये आउट ऑफ अवेयरनेस हम चीजें हैं, ये हमें, हम सबको समझ लीजिए कि अपनी कल्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एक सॉफ्ट कॉपी है जो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम उसे फॉलो करें ना करें, उसे डेविएट करें, कल्चर्स हमेशा फॉलो नहीं होते, डेविएट होते हैं। कल्चर्स जो है वो वायलेट होते हैं, पीपल गो अगेंस्ट द कल्चर, लेकिन वो जो सॉफ्ट कॉपी है ना वो हम सबके पास कॉमनली अवेलेबल होती है, लेकिन वो हमारी लेवल ऑफ परसेप्शन पर अवेलेबल नहीं होती। वो हमारा कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटिव जो एक सेल्फ है वो उससे शेप हुआ होता है। तो मैं तो यही पॉइंट करना चाह रही हूँ, मेरा इसका मकसद जो था ना इस डायलॉग का, वो ये एक डायरेक्शन देना था कि ये करने वाला काम है और ये होने वाला काम है और ये यूजफुल है, ये होना चाहिए। मैंने कहीं भी ये क्लेम नहीं किया कि ये मैंने सारा कर लिया है। और अगर कुछ भी ऐसा भी करती हूँ तो फिर मैं वही कर रही होंगी जो कि जिन स्टेरियोटाइप्स को हम फाइट करते हैं या जिनका बारे में हम बिलीव करते हैं कि वो ठीक नहीं। इसी तरह कल्चर्स मोनोलिथिक भी नहीं होते कि अब हम पाकिस्तानी हैं तो अब हम सब एक जैसे होंगे, हम एक जैसे नहीं है। पंजाब की अपनी एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है, सिंधियों की अपनी है, लेकिन पाकिस्तानी तो होने का साइमा, बहरहाल। जी सर।
साइमा, पंजाब भी पंजाब के तौर पे मोनोलिथिक नहीं है। जी नहीं है, हाँ। कल्चरल इंटरनली हेट्रोजीनस होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। और इसीलिए अब मेरी जो रिसर्च है वो कहती है कि आप ये टर्म्स ही जो है ना, यू डिस्पेंस विद दीज टर्म्स। आप मत कहिए पाकिस्तानी कल्चर या पंजाबी कल्चर, आप कोई एक उसका एस्पेक्ट लीजिए कि मसलन इंटरेक्शन इन पंजाबी कल्चर इन इनफॉर्मल सेटिंग्स, और उसे कहिए ये पंजाबी स्क्रिप्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड। तो जो काम मैं मना कर रही हूँ वो मैं यहाँ बैठ के खुद नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी ना। लेकिन इनकरेज जरूर करूंगी जो और लोग हैं इस फील्ड में कि वो हम करें। मैं खुद अपने लिए एक आपकी इस मशवरे के मुताबिक कि अच्छा मुझे अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे भी काम करना चाहिए। तो ये रिसर्च तो एक पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो जाहिर है मैं ये करती रहूंगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी, तो ये इंडिजिनस लैंग्वेज प्रोडक्शन तभी होगी, अपनी फोक विजडम को हम तभी जान सकेंगे ना जब हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे काम करेंगे। लुबना, पंजाबी से रिलेटेड अगर आप मौजूद हैं और कोई सर को ऐसा फैक्ट बता सके जो तो आपने साइमा, अपनी लुबना स्टडी के में साथ एक रखते हैं, सेशन रखते हैं बाकायदा। जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी छोटे हम छोटे क्वेश्चन लेते हैं। दो कमेंट है सर। जी जी एक माशाल्लाह, लड़के, जी। एक तो ईरानियन स्कॉलर है, उसने लैंग्वेज और गालियों पे काम किया है। उसने कहा कि हर कल्चर की गालियां जो है ना वो बताती हैं कि कल्चर कैसा है। ये इंडिविजुअलिस्टिक का बहुत इंटरेस्टिंग काम है, और उसकी मेरा ख्याल टेड टॉक भी कोई मौजूद है। मेरी जो अपनी पीएचडी है उसमें ना वर्क प्लेस पे जो है लैंग्वेज जो है उसका मैंने थोड़ा सा वो देखा था कि लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है। मसलन मेरी जो स्टडी है वो सिंध से बिलोंग करती थी, तो उसमें वर्क प्लेस पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के करप्शन के बड़े अच्छे अल्फाज थे, माल पानी, दाना पानी, हुक्का पानी, चाय पानी, वो पूरी उसकी रेंज थी। तो जो था ना वो उससे एक बड़ा पावरफुल किस्म का लेंस मिला कि हाउ दिस vocabulary at workplace is giving us insight what is happening in the organization. तो बस ये दो कमेंट थे, फिर इस पे टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। साइमा डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं साइमा, सर आप दूसरे लैपटॉप से, सर मैं लैपटॉप से भी होना चाह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल हो रही है मोबाइल में, तो आवाज इससे जाती है। जी साइमा, जी साइमा, जी सर। आपने कर लिया रिजॉइन? हाँ, क्वेश्चन बहुत से हैं। शफीक साहब हैं, और शफीक साहब के बाद डॉक्टर शिराज हैं, और फिर डॉक्टर शाजिया हैं, और फिर इमरान अयाज। ये शफीक साहब इसी तरतीब से हम। जी, बस सवाल तो कोई नहीं। आज जितनी बातें डॉक्टर साहब ने की नॉर्मली उनसे मुझे इत्तेफाक ही है। जो बेसिकली जो बात पहले चल रही थी उसी के हवाले से कमेंट था कि ये बात ठीक है कि हमारे जितनी भी पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, अनफॉर्चुनेटली उसके जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो वेस्टर्न ही हैं। वैसे तो बाबर साहब ने पहले भी यही बात करी थी, लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि ना सिर्फ बाबर साहब बल्कि इस किस्म के और जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं लोगों को स्टडी करने के हवाले से और मुख्तलिफ कल्चरल आस्पेक्ट्स के हवाले से, वो मिल बैठें और जो हमारे अपने सोसाइटी का काम है उस पे भी थीसिस लिखे जाएं। गो के वोकैबुलरी बदलतेगी। अब तो शायद चाय पानी कोई नहीं, अभी भी कहते हैं खैर चाय पानी, तो हुक्का पानी शायद बंद हो गया, हुक्का तो वैसे ही इलीगल हो जाएगा थोड़े अरसे में। तो इस हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है। और ये बात बाबर साहब ख़ास तौर पे आपके लिए कि ये जो है ना टिपिकल स्टीरियो टाइप्स, ये भी बहुत अरसा नहीं चलेंगी कि जी पंजाबी ये करते हैं और सिंधी ये करते हैं या इंडियन ये करते हैं। दे आर गोना बी थिंग ऑफ द पास्ट। पंजाबी लैंग्वेज की बात करें, पंजाबी ये करते हैं नहीं कर रहे, पंजाबी लैंग्वेज की बात करें।
तो सर पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी धोखा देती है कि जनाब पंजाबी जुबान धोखा देती है या सिंधी जुबान धोखा देती है, ऐसे ना करें सर। मुकालमा है, मतलब अदालत थोड़ी है। तो लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप्स है they are gonna be gone, so we need to focus on more neutral things which do not really do some kind of discrimination. लेकिन ऑफ कोर्स टॉपिक मजेदार है। और बाबर साहब आपको चाहिए रियली, आपसे ज्यादा शायद ही कोई बंदा मैंने देखा है जिसको लोगों के हवाले से या जेस्चर्स के हवाले से चीजों का जो है ना वो अंदाजा हो। अगर उसको सिस्टमाइज करके कोई सर्वेज या साइंटिफिकली सॉलिड काम कर लिया जाए तो आई थिंक दैट विल स्टार्ट क्रिएटिंग नॉलेज बेस जो बाकी लोग भी उसको शेयर कर सकेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच। जुमे का टाइम हो रहा है, आप लोग तो पढ़ चुके, लेकिन मैं भी अल्लाह हाफिज कहूंगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर थैंक यू शिराज। सर। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत डिबेट जनरेट की है। और मेरा ख्याल है कि जो ज़ाहिर लैंग्वेज एंड कल्चर एक बड़ा मौजू है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो उसको इतने सलीस अंदाज में सम अप करना मुश्किल था और आपने बहुत अच्छा निभाया इसको, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक दो चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ और फिर मेरा एक सवाल भी है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से मेरा ये ख्याल है कि कॉलोनियल दौर की तो आपने चीज़ें कुछ गिनवाई हैं जो कॉलोनाइजर्स ने काम किए हैं, सैकड़ों किताबें लिखी हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपने नीड के लिए लिखी हैं और इसीलिए उनमें फ्लास भी जब अब हम देखते हैं तो उनकी जो आइडियालॉजीज थी, जो कॉलोनियल आइडियालॉजीज थी, वो रिफ्लेक्ट होती हैं उसके अंदर उनके काम में। लेकिन उससे पहले यानी अगर हम इंडिजिनस लिंग्विस्टिक्स का मुताला करें तो पाणिनि के टाइम से यानी 2-2,500 साल पहले से हमारे पास लिंग्विस्टिक्स बाकी दुनिया से बहुत डेवलप्ड थी। और जो हिंदी का ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, मैंने सीखा है इसको, तो उसकी जो ये जो अल्फाबेट है, ये दुनिया का मेरा ख्याल है वाहिद फोनेटिक अल्फाबेट है, यानी उतने ही लेटर्स है जितनी साउंड्स है। ये इंग्लिश में भी इस तरह नहीं है और हमारी जुबानों में भी, हमारी तो खैर उर्दू में अभी तक डिसाइड उस तरह से नहीं हो पा रहा। अभी मेरा ख्याल है 6 महीने पहले डॉक्टर रऊफ फारिक साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो ट्राई कर रहे थे कि एक अच्छा उर्दू का अल्फाबेट जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2,500 साल पहले यहाँ पे पाणिनि जैसे लोग काम कर रहे थे और देवनागरी का इतना अच्छा, या संस्कृत जो है उसके ऊपर काम हो रहा था और फिर इतना अच्छा हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया था, और फिर इवन उर्दू के हवाले से भी जो मुहिउद्दीन कादरी ज़ौहर है, उन्होंने 1929 में एक किताब लिखी, वो ऑक्सफोर्ड से कहीं पे मेरा ख्याल है ऑक्सफोर्ड से, इंग्लैंड से उन्होंने कहीं से, शायद ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की थी लिंग्विस्टिक्स में, और एक किताब लिखी थी हिंदुस्तानी लिसानियात के नाम से। ये 1929 की बात है। और उसके बाद से अब तक यानी हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक्स की उस तरह से कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, और हुई है तो सडनली नमल या बाकी जिन यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी में यानी एक तरह से पायनियर किया, उन्होंने सारा फोकस सोशियो लिंग्विस्टिक्स पे डाल दिया। जैसे आज की भी जो डिबेट है वो कल्चरल लिंग्विस्टिक्स कह लें, सोशियो कल्चरल लिंग्विस्टिक्स कह लें, या ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स के करीब है। इसीलिए हम बार बार इंडिविजुअल कल्चर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का ये एक आइडियोलॉजिकल स्टैंस है कि कल्चर्स को इंडिविजुअली देखना चाहिए, छोटी छोटी कम्युनिटीज में देखना चाहिए, सोसाइटी का वर्ड भी नहीं आता उसमें। और पंजाब तो बहुत बड़ा एक सूबा है, कम्युनिटी वो कहते हैं, एक कम्युनिटी जो है उसका कल्चर दूसरी कम्युनिटी से डिफरेंट होता है, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनको समझने की जरूरत होती है। तो मैं यानी मेरा अब सवाल ये है, एक तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि हमने शायद पॉलिटिकल नीड्स की वजह से वी स्टॉप डूइंग लिंग्विस्टिक्स इन पाकिस्तान। पहले कॉलोनाइजर्स ने शायद नहीं करने दी, उन्होंने अपनी नीड के मुताबिक किया, पाकिस्तान बना तो यहाँ पे लिसानी जो डिफरेंसेस हैं उनसे बचने के लिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में लिंग्विस्टिक्स को एक तरह से सप्रेस किया गया, एक तरह से दबाया गया, तो वो नहीं हुआ।
यानी मुहिउद्दीन कादरी दौर की इसी किताब का दूसरा एडिशन 1951 में आ गया, लेकिन उसके बाद कोई हमें नजर नहीं आता। एक तारिक रहमान साहब हैं, तारिक रहमान साहब भी खुद को कहते हैं कि मैं लिंग्विस्ट नहीं हूँ, मैं लैंग्वेज हिस्टोरियन हूँ, मैं हिस्टोरियन हूँ, वो कहना पसंद करते हैं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, उसको बंद करवा दिया गया और उसको बाद में फिर पहले बंद करवाया गया, फिर उसको उसमें चेंज किया, इंग्लिश डिपार्टमेंट में किया गया। तो एक तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम एक चीज किसी भी नीड की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक स्टेज आती है कि हमें अचानक समझ आती है कि बाकी दुनिया तो जा रही है लिंग्विस्टिक्स रिसर्चर्स की तरफ, कि अपनी अपनी जबान की उन्हें कदर समझ आ रही है कि जबान में तो बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज होती हैं, कल्चरल पैकेट्स होते हैं, तो हम तो खो रहे हैं, बहुत सारा असासा वर्षा हमारा जो है जबान के साथ जा रहा है। तो उस वक्त फिर ये जो प्रोग्रेस का कॉम्प्लेक्स है वो जन्म लेता है कि हमारे पास कंपैरेटिवली, मसलन मुझे 4-5 साल पहले जर्मनी में किसी ने कोई डिक्शनरी बनाने वाली एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि आप पंजाबी लैंग्वेज के हवाले से हमारे साथ काम करें, क्योंकि पंजाबी की ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी ये अभी 4-5 साल पहले की बात है। और अगर पंजाबी की नहीं है, जो कि पाकिस्तान की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जुबान है, तो फिर बाकी जो छोटी जबानें हैं 70-72, उनकी तो बिल्कुल भी कोई काम इसका मतलब है नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका क्या ख्याल है कि क्यों यानी हमारी जबानों पे काम नहीं हो सका और हमारी लिंग्विस्टिक्स इतनी अंडर डेवलप क्यों है कि अभी तक हमें कोई अच्छी किताब लिसानियात पे, बुनियादी लिसानियात पे उर्दू में नहीं मिलती है। अगरचे हमने अभी पब्लिश की है एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिसानियात, एक तारुफ, एक जामे तारुफ के नाम से, लेकिन फिर भी यानी वो काफी नहीं है। मेरा ख्याल है कि इतनी सारी जबानों, इतने बड़े मुल्क के लिए मेरा ये ख्याल है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, यानी इसमें क्या कहना चाहेंगे कि हमारी क्या ये लिंग्विस्टिक्स के अंडर डेवलप होने की वजह से ये है कि आज हम अभी इतने बुनियादी सवालात को डिस्कस कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। और मैं भी कुछ कमेंट ही कर सकती हूँ। जैसे हम सब जो है ना वो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, क्योंकि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको पिन डाउन करना या कोई एक दो, जैसे कहते हैं ना 1 2 3 कोई चेकलिस्ट बनाना। एक तो ये है कि हमने हमेशा अपनी एक एसेट को लाइबिलिटी के तौर पे देखा है, जिसमें हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको हमने कल्चरल डिफरेंस में हमेशा इंटरप्रेट किया है और इसे सोर्स ऑफ कंटेंशन समझा है, एसेट नहीं समझा ना। और फिर हमारी कुछ हिस्टोरिकल इवेंट थे भी ऐसे कि जहाँ पे इसी को बेस बना के हमारे कुछ रीजनल और इंटर प्रोविंशियल जो है वो डिस्प्यूट्स को भी हवा दी गई। तो एक तो हमारी जो कलेक्टिव सोच है या जो हमारा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, उसको हमने इंटरप्रेट किया है कि इस परचम के साए तले हम एक जैसे भी हैं, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं था। एक होने के लिए यू डोंट नीड टू बी सिमिलर, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। तो हमारी फिर उर्दू को ये बनाना जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज से लेके और बहुत सारी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि हम एक स्ट्रगल में है कि हम किसी तरीके से ये जो हमारी लिंग्विस्टिक लैंडस्केप है ना, इसे यूनिफॉर्म कर लें, इसे एक जैसा कर लें, ताकि लोगों में तो इसके ऐसा होता नहीं है ना। फिर जब आप मुख्तलिफ लोग रीजनल लैंग्वेजेस को दबाते हैं या उन्हें अंडर रिप्रेजेंटेड वो फील करती हैं, तो उससे जो है वो रिसेंटमेंट बढ़ती है, कम नहीं होती, उससे होमोजेनिटी जनरेट नहीं होती, डिसरप्ट होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, कल्चरल टर्न नहीं आया पाकिस्तान में। हम थोड़ा सा दुनिया से 100 साल पीछे हैं। वैसे मैं कहती हूँ कि ये बेहतर भी है कि 100 साल पीछे होने का, कि जो एडवांस जो नेशंस हैं उन्होंने जो तजर्बा किया और वो फेल हो गया, तो जरूरी नहीं कि हम वो करें, हम उसे स्किप करके तो उनके किसी कामयाब तजर्बे पे भी मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने लिंग्विस्टिक टर्न या इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को इस सारी में उसको फिगर कभी फैक्टर ही नहीं किया ना। हमारी अभी लैंग्वेज पॉलिसी क्लियर नहीं है, हमारी अभी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में हम क्लियर नहीं है कि हमें कौन सा हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, या कहाँ पे जाके जो है वो हमारी नेशनल इंटेग्रिटी जो है वो थ्रेटन होगी और किस बात की वजह से वो जो है वो स्ट्रेंथन होगी। अभी हमने बहुत कुछ चीजें अनआंसर छोड़ी हुई हैं। आप जैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और दे आर ओनली होप
क्योंकि इंस्टीट्यूशनल और मतलब ऑर्गेनाइज लेवल पर तो मुझे अभी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि जिसको हम वी पिन आवर होप्स टू इट। तो मेरे हिसाब से तो यही बात है कि हमने लैंग्वेज डाइवर्सिटी को कभी एसेट समझा ही नहीं, एक लाइबिलिटी बनाया हुआ है और उसे हम एक लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर शाजिया। जी थैंक यू सर, थैंक यू साइमा फॉर योर टॉक। और आपने बहुत सारी बातें कही हैं ऐसी कि ज़हनों में तो हमारी होती हैं और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसके बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आपने बयान किया। एक तो मेरे सवाल है, कुछ कमेंट्स और कुछ सवाल हैं। पहले तो जो आपने डिफरेंसेस की बात की और डाइवर्सिटी की बात की कि कल्चरली जैसे अमेरिकन का कल्चर है, हमारा कल्चर है, चलो कल्चर के जो पैरामीटर्स में भी अगर आप देखें जो डाइवर्सिटी है और वो कहीं हमें हम सबको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और कल्चरल डिफरेंसेस के साथ समहाउ वी शुड लर्न टू लिव। लेकिन अगर सारे ही कल्चर बेहतर हैं तो फिर कोई तो इफेक्टिवनेस का कि कॉल, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्चर में अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। अभी शायद हवाला दिया था उन्होंने डॉक्टर बाबल ने, जैसे हम गालियों की बात करते हैं तो मैं अक्सर अपनी क्लास में बच्चों को कहती हूँ जब मैं डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा रही होती हूँ कि जरा गौर कीजिए कि हमारी जबान में मोटी मोटी गालियां जो हैं किससे मंसूब है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा रहे हो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको भी देखना कि इफेक्टिव कौन सा कल्चर है। और अगर हम सब चीजों को भी कहेंगे कि भाई चलो ठीक है आप हमसे डिफरेंट है, मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ पे है, प्रोग्रेस कहाँ पे होती है और प्रोग्रेस हम किसे कहते हैं फिर। तो शायद वो कल्चरल लर्निंग का जो एस्पेक्ट है ना, शायद हमने उसके बारे में नहीं बात की। दूसरा, जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं या हम नई दुनिया बनाने की बात करते हैं तो शायद लैंग्वेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल तो हमारे पास कोई है ही नहीं। एक मैंने बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर उसने कहा कि रेफ्यूजी की आपने कोई दुनिया बनानी है ना तो पहले वो लफ्ज इजाद करो जो उस दुनिया में इस्तेमाल होंगे, पहले वो वोकैबुलरी लेके आओ, क्योंकि जब तक वो आइडियाज एक्सेसिबल ही नहीं होंगे, लैंग्वेज के अलावा तो एक्सेसिबल नहीं है। सो वहां पे अगर हम ठीक है, पास्ट ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात है, अपनी रूट्स पता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं पे हम हमसे नहीं गए हैं वो एवोल्यूशन, वो प्रोग्रेस और वो जो हलचल है उसके अंदर, उसमें कोई बुराई तो नहीं है सच। जी सैम। थैंक यू शाजिया, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। आपको याद होगा मैंने बात की है कि 80% जो कल्चर होता है ना वो न्यूट्रल एक्सोलॉजिकल जोन में होता है। 20% यकीनन कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं या कल्चरल प्राइड की चीजें होती हैं, मतलब कि जिसमें हम, तो ऐसा जो कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो जाहिर है हर कल्चर का हिस्सा होते हैं और वो उधर ही हम इमिलियरेट करते हैं, उन्हें इम्प्रूव करते हैं। हम आपने कल्चरल लर्निंग की बात की अपने एक्सपीरियंसेस से, कल्चर स्टैटिक भी नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम कल्चर्स की बात करेंगे तो हम एक खास पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टाइम रेफरेंस के बीच में बात करेंगे कि अच्छा अब की बात करें। तो अगर हमारे इस हिसाब से देखा जाए तो बाकी कल्चर्स भी इवॉल्व हुए हैं, हमें भी इवॉल्व होने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कुछ हम बाकी दुनिया से शेयर करते हैं, जैसे आपने कहा ये रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम बाकी लोगों से शेयर करते हैं। कुछ हमारे अपने कल्चर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें ओवरकम करने की जरूरत है। यानी कि मैं कहीं भी ये पॉइंट नहीं किया कि कल्चरली वी आर परफेक्ट, नो कल्चर इज परफेक्ट, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है और इसीलिए कल्चर इवॉल्व करते हैं और इसीलिए जो है वो हर आने वाला कल दूसरे से गुजरे हुए कल से जो है वो मुख्तलिफ होता है। आपकी ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हमारी कल्चरल ग्रोथ कम है। कल्चर वैसे हम अब ऐसी एक स्टेज पे है ना, अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पे है, कल्चरल इन्फ्लक्स है इसको जो कहें, कि हर चीज जैसे होती है ना जम्बल्ड अप हो गई। तो अब ये थोड़ी सी इसमें एक होप भी है कि जब चीजें इस हद तक क्योस की तरफ जाती हैं तो फिर दोबारा उस वो कहीं पे अलाइन होती हैं और उनसे कोई मीनिंग निकलता है। लेकिन जाहिर है वो शायद हमारी जनरेशन अभी उस तरह ना देख सके। ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है क्योंकि कल्चरल चेंज डज हैपन, लेकिन ये बहुत जो स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। यानी कि जो कॉमन कोर कल्चर है ना, अमूमन समझा जाता है कि वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। यानी कि अगर किसी कल्चर में कुछ डेवलप हो गया है तो इट विल स्टे देयर,
लेकिन चेंज इनएविटेबल है, चेंज अनअवॉइडेबल है, चेंज होना चाहिए। आपकी इस बात से बिल्कुल मैं अग्री करूंगी। और वो आपकी ये बात तो शायद हम पहले भी डॉक्टर साहब ने भी की है, आप भी वही करी कि हमने लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को तो समझा ही नहीं ना, कि कहीं ना कहीं हमने चेंज के बीच इसी जुबान में बोले, इस जुबान में वो नया लफ्ज आएगा तो वो नई पॉसिबिलिटी आएगी और वो चीजें होंगी जो बिल्कुल आपने कहा है। तो बस उम्मीद कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं अपने अपने दायरे में रह के। साइमा जी सर। डॉक्टर साहब, जी वो जी आपने आप आपने डेवलपमेंटल का लफ्ज यूज किया, तो स्ट्रीट लैंग्वेज में आजकल लोग कह रहे हैं कि ये मेंटल स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज है। चलिए जी हम तो बहरहाल थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दो सवाल अभी और हैं। एक इमरान साहब हैं और उनके बाद डॉक्टर एजाज हैं, और एक और मैंने देखा था, चले वो बाद में देखते हैं अगर है कोई। जी इमरान एक सर साहब। सवाल मेरा भी रख लीजिए, एक जी सवाल जी मेरा रख लीजिएगा सर। ठीक ठीक। इमरान साहब। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल कोई नहीं, बस दो टाइम वैसे ही काफी हो गया है। दो बातें, नहीं नहीं, एक टाइम तो कोई ये नहीं, कि इतना हुआ, कोई मसला नहीं, आप सवाल करें जो भी करें। अच्छा चलें ठीक है। एक तो ये कि पहले आपको देख के मुझे, आपको याद होगा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़ा हमें फख्र होता है। मैं जल्दी जा रहा हूँ, ये फखर खत्म होने वाला है इंशाल्लाह, मैं नहीं, मुंतजर आप हूँ। जहाँ भी जाए ना, हैं तो आप हमारे डिपार्टमेंट में। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, बहुत अब शुक्रिया, माशाल्लाह थैंक यू। डॉक्टर साइमा जैसे लोग भी हैं हमारे पास, ये भी माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी बात है। और आप ऐसे लोग पता नहीं ढूंढ कैसे लेते हैं, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। अच्छा, ये मैं तो आपको बताऊंगा अलहदगी में। अच्छा ठीक है। तो दूसरा हाँ। मैडम साइमा से काम है, वो ये कि मैडम मुझे पहले पता ही नहीं था कि आपका काम इस पे है, तो काइंडली लैंग्वेज एंड कल्चर पे और क्रॉस कल्चर पे कोई दो तीन अच्छी अच्छी किताबें मुझे सेंड कीजिएगा, PDF। अच्छा, आप बस नाम भी नहीं पूछ रहे, आप किताबें मांग रहे हैं। जबरदस्त। ठीक है सर, वो उन्हें पता है कि वो जवाब ढूंढ लेंगे। उनको सोर्स हाँ, ये होती है लर्नर ऑटोनॉमी होती है सर, कि वो हाँ खुद ऑटोनमस है, वो ही इज नॉट लुकिंग फॉर नहीं नहीं, आंसर। वैसे भी जी अच्छा है माशाल्लाह, इमरान, बड़े अच्छे आपने अंदाज बड़ा से बात की। बड़ा मुझे भी इनकरेज किया है कि हम डरते डरते ना कहते हैं कि आप जरा ना कोई काइंडली किताब का नाम बता दें। तो यार ये अच्छा है ना, बंदा कह दे, पूरी बात कह दे, फिर अगले पे है ना कि वो किताब भेज दे या क्या करे। तो ठीक है, इट्स वंडरफुल। जी ठीक है सर। इमरान, इस्लामाबाद आओ तो मिलो जरूर यार, बड़ी देर हो गई है, मतलब आप जी कहते रहते हो लेकिन फिर आप जी कहते बात रहते हैं सर, आते ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं लगता। पहले जब मेरी पोस्टिंग थी तब जाते थे रेगुलर, तो उसके बाद यार जाते ही चक्कर कोई नहीं। लगा के देखो, आप बेहतर फील करोगे, यकीन करो। साइमा से पूछ जी लो, आज ये चाह रही थी कि हम पोस्टपोन कर दें, तो ये अब बेहतर फील कर रही हैं पोस्टपोन ना करके। अच्छा अच्छा। ये तो आज DPI के साथ बिजी थी ना, इसलिए। नहीं नहीं, वो एक मैंने और सर को 2-3 बहुत जबरदस्त किस्म के आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश की, लेकिन अच्छा सर, वैसे आपसे हम जो एक और चीज मैं सीखती हूँ ना, वो ये जो आपकी परसिस्टेंस फॉलो अप है, ये मैं कहीं जगह कोट भी कर चुकी हूँ कि अच्छा वी गिव अप इन द मिडल। अच्छा, हम लोगों के बिहेवियर से डिस्करेज हो जाते हैं, अच्छा मुझे क्या है, नहीं तो ना सही। आपकी ये जो है ना कि आप अपनी टीम को लेके चलते हैं एंड यू मेक थिंग्स पॉसिबल, ये सर बहुत ही अप्रिशिएबल। अच्छा तो साइमा, मैंने ये भी आज आपकी जो स्टडी है ना, जी जी कंप्लीट कीजिए बात, जी जी प्लीज। बस मैं यही कहने वाली थी कि वो जो मैंने अपनी ये जो पुशिंग माय लिमिट्स वाला लेसन तो सीखा ही सीखा है, लेकिन आपके कंडक्ट से ये जरूर सीखा है कि कभी कभी आपको कंसिस्टेंटली अपने गोल को फॉलो करना पड़ता है और डिस्करेज हुए बगैर करना पड़ता है। लोग अमूमन स्पेशली लोगों के रवैये से डिस्करेज हो जाते हैं। बिल्कुल सही जी है। इनकी इस क्वालिटी से मैं भी बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, ये बहुत अप्रिशिएबल है, बहुत अप्रिशिएबल है। अच्छा साइमा, इसमें एक तो हमारे कल्चर में ना ये बात है कि लोग ना तंग आके ना बात मान लेते हैं, वो कहते हैं यार टीटी हो गया, पीछे ही पै गया, तो ठीक है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंगली ना मुझे लगता था शायद ये हमारा एक कल्चरल स्पेसिफिक है। मैंने रसल की जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी ना, तो उसमें रसल ने भी ये प्रॉब्लम जो है वो नोट किया है अपनी किताब में, कि उन्होंने जो बहुत सारे काम किए, उसमें जो एक उनकी पीस मोमेंट थी, उसके लिए बहुत से जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, उनको एंगेज किया।
तो ये बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि लोग जो है ना कमिटमेंट्स को फॉलो इतना नहीं करते। तो फिर मेरी ज्यादा तसल्ली होगी कि यार ये कोई हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये गोरों का भी प्रॉब्लम है, तो फिर क्या हुआ। तो और रसल एडवाइस तो वो जो हमने, आपको याद होगा आपने एक दफा बुक क्लब का सेशन किया था, कीथ फराजी की कोई बुक थी, तो एग्जैक्टली हाँ यही एडवाइस उसने दी थी कि यू हैव टू गो एग्जैक्टली बैक टू पीपल, यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन, डोंट गेट डिस्करेज्ड। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि ये मेरा प्रॉब्लम है ना कि मैं एक चीज कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है या मेरा एम्बिशन है, दूसरे की डिफरेंट कमिटमेंट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए जाहिर है मुझे ही मतलब बेसिक जो है वो एफर्ट पुट इन करनी है। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और डॉक्टर एजाज हैं और फिर लुबना है, लाइबा खलील। जी डॉक्टर साहब कीजिए एक सवाल, डॉक्टर एजाज। जी बहुत डॉक्टर, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब जी मैं साइमा को बता दूं, डॉक्टर साहब ये मेडिकल डॉक्टर हैं, तो सवाल के आप इनको जवाब दे सकती हैं, और कभी आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़े तो एडवाइस फिर आप चाहिए हाँ नहीं सर, आपने वेलकम। हर तरह के लोग जमा किए हुए हैं, लीगल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, इमोशनल एडवाइस, सब तो मिलता है। नहीं और आजकल तो फिर ऑनलाइन मेडिसिन का भी जी सर, जी सर, काफी स्कोप है। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर जी साहब। हाँ जी बहुत अच्छी टॉक थी जी, बहुत मजा आया है। डेफिनेटली आमतौर पे जो हम करते हैं उससे डिफरेंट थी, और मेरे ख्याल में तो मुश्किल फील्ड है। ऐसे ही। वो ड्यूरिंग टॉक ही मेरा एक नुक्ता नजर बना है कि जो एक तो मैं कमेंट करूंगा कि हमारे यहाँ जिस तरह के एक दो और दोस्तों ने भी बात की कि भाई हम एक इस हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है कल्चर और लैंग्वेज के हवाले से, और उसकी वजह से अभी हम इस हवाले से कोई आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर सके। तो उसमें तो मेरा ये कमेंट है कि उसकी पॉलिटिकल रीजंस हैं कि उसमें मसलन जिस वक्त इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान के बाद फिर यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी और जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग थे, उसमें काफी सारे लोग जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग थे। तो इस वजह से वो जो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो पनप नहीं सकी, उनको बल्कि रादर डिस्करेज किया गया। तो एक तो ये वजह है। तो इसलिए हमें अब पॉलिटिकली वो कल्चर की, मैंने काफी अर्सा पहले पढ़ा था कि इनोवेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम कल्चरली इवॉल्व कर सकते हैं। तो अब जाहिर है पॉलिटिकल चेंज लाना तो एक बहुत बड़ी इनोवेशन होगी। डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि ये सारा जो मकसद है हम उसी वक्त अचीव कर सकेंगे। सवाल मेरा ये है कि जो अमली जिंदगी में आम जो इंटरेक्शन जो हम करते हैं उसमें ये जो आपने सारी एक्सपोजिशन की है, उसका हमें क्या एडवांटेज है कि अगर हम इन चीजों को ये हमारे जहन में हो और ये चीजें, तो उसको हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में, और इस हवाले से क्या एडवांटेज है? ये चीजें ना आपके इल्म में हैं। मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था कि हम मतलब कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड एक सेल्फ है ना, तो चूंकि हमने इसी कल्चर में आंख खोली है, इसी में पले बड़े हैं, तो ये हमारी हार्ड वायर्ड है, ये हमारी मतलब सिस्टम का हिस्सा है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। यानी कि हम एक जो उस कल्चर में जो रहने वाला आदमी होता है ना, वो उस कल्चर के तमाम इन्स एंड आउट से और उसके अनस्टेटेड रूल से, अनरिटन रूल से वाकिफ होता है। अब आपके लिए और हमारे लिए एक जो है वो बहुत, इसमें जो एक मेन जो लेसन है ना, वो ये है कि हम लैंग्वेज की नेचर को समझ जाएं कि लैंग्वेज जो है ना एक तो न्यूट्रल नहीं है। इसी लैंग्वेज के इस्तेमाल से चीजें फ्रेम होती है। मसलन आप ये छोटी सी देख लें कि आपकी जो न्यूज हेडलाइंस होती है न्यूज की, उसमें फ्रेमिंग का बहुत अक्सर अब तो ये एक ऑलमोस्ट कॉमन चीज बन चुकी है कि किस चीज को जो है ना हाईलाइट किया जाता है, किसको फोरग्राउंड किया जाता है, किसको जो है वो
बैकग्राउंड में पुश कर दिया जाता है, किसी टाइम पे आपने किसी चीज की एजेंसी को, तो बस लैंग्वेज की ये कॉम्प्लेक्स नेचर जब हम समझ जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी जो हम मतलब वल्नरेबल नहीं रहते। यानी अगर कोई शख्स नहीं समझता कि लैंग्वेज कैसे ऑपरेट करती है, वो बाकी तो अपना फंक्शनल होगा सोसाइटी में, वो जो रूल्स हैं, वो जो सब कुछ है, वो उसमें उसको कभी वो डिसएडवांटेज फील नहीं करेगा, लेकिन वो वल्नरेबल होगा, क्योंकि जब व्हेन यू आर अनअवेयर ऑफ समथिंग, तो ये चांसेस हैं कि आप उसमें उससे ज्यादा जो है वो इफेक्ट हो या सफर करें। तो फिलहाल तो मेरे पास यही वर्ड ऑफ जी सजेशन है। बहुत शुक्रिया। बाकी इसका मुझे- यानी आप कहना ये चाहती हैं कि हमें जो लैंग्वेज का इम्पैक्ट पड़ता है जी जब हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका जी, हमें अवेयरनेस होनी अंदाजा चाहिए, होना। नॉलेज होनी जी चाहिए, और जी हमें उसको फिर यूटिलाइज करना चाहिए, और इस तरह हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो रिफाइन हो जाएंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ऐसे जी थैंक यू वेरी स्टेरियोटाइप्स का मच। सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डेंजर ये होता है ना कि हम बड़े आराम से स्टेरियोटाइप्स और हेट स्पीच को आगे कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि ये लफ्ज जो हमने इस्तेमाल किया है इसका कोई ये किसी ऐसे स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहा है जो अनडिजायरेबल है, या ये किसी को डिसएडवांटेज कर रहा है, किसी को मार्जिनलाइज कर रहा है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं कि पिछले दिनों में ये एक बहुत वीडियो चली, बहुत मशहूर भी हुई, नस्ली लोग भाई कौन होती है, पंजाब में जो है ना वो नस्ली और खानदानी का बड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे बाकी नहीं पता प्रोविंसेस का। तो लेकिन नस्ली देखिए और ना इसके, जी नस्ली और असली, लेकिन इसका ओरिजिन देखिए ना, आप अपनी नस्ल, यू डोंट चूज योर नस्ल योरसेल्फ ना, इसका वही हो गया ना फिर रेसिज्म हो गया कि आप एक सर्टेन फैमिली में पैदा हुए हैं। वो कि वो उस वीडियो में तो कुछ और इंटरप्रिटेशन थी उन्होंने, लेकिन ये बहुत अरसे तक ये रहा है कि ये खानदानी लोग हैं, ये नस्ली लोग हैं, यानी कि अगर ये एक खास सोशल क्लास से ताल्लुक रखते हैं या कुछ खास जाट जिम्मेदार जातों से ताल्लुक रखते हैं, तो ये ज्यादा रिलायबल हैं ये लोग, आपको हम नहीं करेंगे। उसके कंपैरिजन में जो हमारे यहाँ ये कमीन जाते हैं, तो उनको फिर वो समझा जाता है कि ये खानदानी लोग नहीं है। तो अब हमें तो नहीं पता ना, हम इतना डीप तो नहीं जाते लैंग्वेज की इंट्रिकेसीज में, और हम तो इसको बिलीव करते हैं कि अच्छा ऐसे ही है खानदानी, लेकिन बहरहाल ये चीज रेसिस्ट तो है, ये एक खास सोशल क्लास को जो है वो स्टिग्मेटाइज तो कर रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा साइमा, जी इसमें बहुत शुक्रिया। लाइबा खलील का क्वेश्चन है, मैं छोटा सा कमेंट ऐड कर दूं कि देखिए ये जो टिकटॉक और वीडियोस जो है वो तो बहुत सारे अननोन से आ रही होती हैं। अब मुझे प्रॉब्लम उस वक्त ज्यादा होता है जब नॉन एजेंसीज जो है, मतलब न्यूज एजेंसीज या मीडिया हाउसेज, वो भी उसी तरह से कर रहे होते हैं जैसे आप बता रही हैं, जो उनकी फ्रेमिंग है, जो सारी चीजें जिस तरह से वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी कोई न्यूट्रलिटी जो है लैंग्वेज की फ्रेमिंग की नहीं होती। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी ऐसे ही है कोई वो। जी जी लाइबा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपकी डिस्कशन से ही, आई एम स्टूडेंट तो मेरा ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन जितना आपके डिस्कशन से या जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा क्वेश्चन है कि हम जो कोड में लाइबा आप अपना थोड़ा सा फिर इंट्रोडक्शन भी करवाइए, कहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, क्या कर रही हैं? आई एम स्टूडेंट इन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल, ये इंग्लिश में मेरा 5th सेमेस्टर है, और हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं इस टाइम। और अच्छा उसमें अच्छा। भी हमने जैसे इस टॉपिक हमारी जो डिस्कशन हुई है, हमने काफ़ी स्टडी किया है, हमारे सर के साथ डिस्कशन होती रहती हैं, म्यूचुअल डिस्कशन भी होती हैं। तो जैसे अभी अभी आपने बात की कि जो और मेरा बेसिकली क्वेश्चन है कि जो हम कोड मिक्सिंग करते हैं या जो लैंग्वेज मिक्सिंग करते हैं, या समटाइम्स फॉर्मल में या इनफॉर्मल में भी, हम मोस्टली इनफॉर्मल में जो हम बातें करते हुए कोड मिक्सिंग करते हैं, वो किस हद तक हमारी जो कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके अलावा जैसे अभी सोशल मीडिया की आपने बात की, या जैसे मीडिया की बात की आपने, या उसके अलावा हम डिफरेंट देखते हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारी पेरेंटिंग है, हमारा कल्चर तो इन्फ्लुएंस करता है हम पे, और हमारी जो अपनी पर्सनल लैंग्वेज है वो किस हद तक हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, और आइदर इट इज पॉजिटिव और आइदर इट इज नेगेटिव। ये किस हद तक हमें लेके जाती हैं और किस हद तक ये डिमोलिश भी करती हैं हमारे कल्चर को। हम सिर्फ चेंज की बात नहीं कर रहे, जब हम एक चेंज आ रहा है वो डिमोलिश की तरफ जा रहा है, या वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में वो जा रहा है। क्योंकि आजकल जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरेशन सी है, या जो हमारी आजकल की जनरेशन है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्लैंग। हम अपनी कम्युनिकेशन में स्लैंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन में बहुत मैनिपुलेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये किस हद तक हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है?
थैंक यू सो मच। जी साइमा। लाइबा, पहले तो मुझे ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि आप अभी स्टूडेंट हैं और आप में इतनी ड्राइव है कि आप ऐसे फोरम्स का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेटा शाबाश, वेरी वेल डन। और जो डूअर्स होते हैं ना, उनकी एक निशानी होती है कि दे स्टार्ट वेरी अर्ली ऑन, वो वेट नहीं करते। तो अब दूसरी आपकी बात है, देखो एक कल्चर तो हम सब उस कल्चर में रह रहे हैं, और वो है ग्लोबलाइजेशन का कल्चर, जिसमें इंग्लिश की परवेसिवनेस, इंग्लिश की जो है वो प्रीडोमिनेंस, वो हमारी एक सेकंड रियलिटी है। यानी कि हम उसको जितना रिसेंट कर लेना, जितना भी हम उसके बारे में सोचें कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों है, हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों बोल रहे हैं, हमें स्कूलों में क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में कोई इतनी प्रेगमेटिक अप्रोच इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये एक सेकंड रियलिटी है हमारी, हम एक्सेप्ट करना है। अब लैंग्वेज, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब लैंग्वेज नेवर कम्स अलोन, लैंग्वेज नेवर डाइज अलोन, लैंग्वेज नेवर कम्स अलोन, यानी ये जो कोई लैंग्वेज मरती है तो वो सिर्फ जुबान नहीं मरती, उस जुबान के बोलने वालों की तहजीबी असासा साथ मरता है। और अगर कोई जुबान कहीं आती है, कोई लैंग्वेज आती है, तो वो अपना कल्चरल बैगेज साथ लेके आती है। मसलन आप लोगों ने आज, अब हम बहुत वर्ड यूज करते हैं, प्राइवेसी, ऐसा ही है लाइबा, आप मुझे सुन रही हैं? यस मैम। प्राइवेसी की उर्दू क्या है? तखलिया वैसे कभी यूज किया है कि मुझे तखलिया चाहिए? नहीं, तखलिया नहीं, एज सच प्राइवेसी तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, सिर्फ आम आदमी को नहीं चाहिए। जी, तो लेकिन प्राइवेसी तो हम सब यूज करते हैं। अब प्राइवेसी एक वर्ड नहीं है, एक पूरा कल्चरल कॉन्सेप्ट है कि आई एम एन इंडिविजुअल, आई हैव माय पर्सनल स्पेस एंड आई डू नॉट वांट एनीबॉडी टू इन्वेड माय पर्सनल स्पेस। जबकि हमारे कल्चर में पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वी बिलीव इन शेयर्ड स्पेस, हम इकट्ठे ही रहते हैं सब। तो अब ये ऐसा आता है, जब लैंग्वेज आती है तो कल्चर उसका आता है। अब कुछ चीजों को जो है ना वो फाइट बैक नहीं किया जा सकता, बैलेंस आउट किया जा सकता है। यानी कि हम ये ना हो कि ये कल्चर हमारे कल्चर को इरेज कर दे, या ये ना हो कि ये हमारे कल्चर को डोमिनेट कर दे, या ये ना हो कि हम इसकी वजह से अपने कल्चर को इंफीरियर फील करें। लेकिन हमें एम्ब्रेस तो करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है वो है क्या? इंग्लिश। तो हम इंग्लिश को मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो इंग्लिश की तरफ एटीट्यूड है ना वो रियलिस्टिक हो, ना तो वो हॉस्टाइल हो कि हमने नहीं सीखनी, ये फरंगी की जुबान है, हमें तो ये हमारी तो तबाह किए जा रही है, और ना ही हम उसको जो है ना वो कोई एक सुपीरियर लैंग्वेज समझ के तो अपनी लैंग्वेजेस को उसके फेवर में सरेंडर कर दें। तो आप लोगों के जैसे जो सेंसिटिव लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, बस यू नीड टू वॉच आउट अगेंस्ट द डेंजर एंड यू नीड टू बी केयरफुल एंड दैट्स ऑल वी कैन डू। अच्छा साइमा, ये जो बात आपने आखिरी की है ना, ये आप जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं ना वही करते हैं ये बात, और वही कर सकते हैं। देखिए ये बात तो हकीकत है कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ऑफ पावर है जी। अच्छा, आपको एक्सेस है लैंग्वेज ऑफ पावर का, तो उसके बाद फिर आप इतने वो हो सकते हैं ना उसमें लिबरल फ्लेक्सिबल के आप कहें कि नहीं बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको सबऑर्डिनेट नहीं कर। जी। इस्लामाबाद का जो कल्चर है ना सरकारी, इसमें मैंने बहुत पहले महसूस किया था इवन स्टूडेंट लाइफ में कि यहाँ पे अगर आपको अच्छी अंग्रेजी आती है ना तो आप जिसकी मर्जी इज्जत अफजाई कर दें वो खुश होगा उल्टा कि इसने मेरी इज्जत अफजाई की है ना। सही बात। अंग्रेजी में आजकल की मैं बात नहीं कर रहा, आजकल तो वो मतलब जो भी उनको शक है एक खास स्टीरियोटाइपिंग उन्होंने की है। तो आज वो हाइकिंग पे कुछ लोग आ रहे थे एक फैमिली, तो वो कह रहे थे कि यार ये बातें करने पे भी अब मार पड़ती है ना, वो इकोनॉमी पे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई एहतियात करें, आप जो यहाँ पे कर रहे हैं वो ठीक है करें, बाकी एहतियात लाजिम है आजकल। तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है इस वक्त। अच्छा ये शिजा अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, स्टूडेंट बीएससी इंग्लिश 5th सेमेस्टर। मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत कंट्रोवर्सी है लैंग्वेज से रिलेटेड कि व्हाट शुड बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज एक
होनी चाहिए। और अगर लॉयल्टी की बात की जाए तो हम यही कहते हैं कि अगर नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो इंग्लिश भी ऑफिशियल उर्दू ही ऑफिशियल भी होनी चाहिए। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज? मेरा अच्छा, व्यू ये है साइमा, जी, आपकी इजाजत से मैं एक जुमला बीच में बात को कॉम्प्लेक्स कर दूं। ठीक है। शिजा, यस सर। आपकी मादरी जुबान उर्दू है? नहीं सर, मेरी मादरी जुबान रांगड़ी है। तो बेटा मेरी मादरी जुबान भी उर्दू नहीं है। उर्दू जो है वो डॉक्टर शाजिया की हो सकता है मादरी जुबान हो। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है वो उर्दू स्पीकिंग बहुत थोड़े लोग हैं। जब पाकिस्तान बना था और भी थोड़े थे। तो ये भी इसमें एक क्वेश्चन है कि भी हमारी जुबान तो नहीं है उर्दू। तो फिर ये का आप क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर मैं ऑफेंसिव हो जाऊं कि भाई उर्दू भी थोड़ी सी गैर मुल्की जुबान है, जिस तरह अंग्रेजी गैर मुल्की जुबान है, डॉक्टर शाजिया नाराज ना हो जाए। तो बहरहाल जी, ओवर डॉक्टर साइमा जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये व्यू है कि लैंग्वेजेस को हायरार्किकल नहीं होना चाहिए, तब प्रॉब्लम होती है कि जब एक लैंग्वेज जो है वो किसी अपर टियर में होती है, वो आपकी जो एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज के लिए यूज हो रही है, या जिसमें फिर पावर जो है वो उस लैंग्वेज के हाथ। यानी अगर हम लैंग्वेज को एक कंटिन्यूम के तौर पे देखें कि हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को साइड बाय साइड रख के देखें और उन्हें स्टैक अप करके ना देखें। अच्छा, हम है भी हायरार्किकल कल्चर है ना, तो हम चीजों को वैसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई बुरे हैं, मैं फिर यही कहूंगी कि ये एक डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो हमें ना, मतलब अगर हम देखते भी हैं ना लोगों को भी, तो हम एक चेन, लोगों को, लैंग्वेजेस को हम चेन की तरह नहीं देखते, हम उसे लैडर की तरह देखते हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू ही ऐसा है ना कि जब भी कभी हमने 5, 7, 6, 7, 8, 10 चीजों का कंपैरिजन करना हो या लोगों का करना हो, तो हम उनको एक लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, एंड मतलब एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम उन्हें वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, हायरार्किकल सोसाइटी होने की वजह से। मेरे ख्याल में लैंग्वेजेस को एट पार ले आया जाए ना, अगर कि भाई आप इस लैंग्वेज को की वजह से किसी दूसरे लैंग्वेज को डिसएडवांटेज नहीं करे, तो फिर वो इतना मसला नहीं रहता। और यही एसेंस है कल्चरल डाइवर्सिटी का, कि अगर आपने जिसका जो मुकाम है उसे दे रहे हैं और वो सब अपनी अपनी जगह पे रह रहे हैं, तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी है। अगर उसमें से कोई एक जो है वो दूसरों की स्पेस यूजर्व कर रहा है और वो उस दूसरे की जगह घेर के बैठा हुआ है, तो वो कल्चरल डिफरेंस है। और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हार्मनी की तरफ लेके जाएगी, और कल्चरल डिफरेंस जो है वो डिसहार्मनी की तरफ ले जाएगा, डिस्कॉर्ड की तरफ ले जाएगा। तो मेरा ये व्यू है कि कम से कम कुछ लैंग्वेजेस को, जाहिर है अब अगर हमारे पाकिस्तान में 57 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो शायद ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल ना हो, लेकिन हर बच्चे को इतना राइट जरूर होना चाहिए कि वो अपनी मदर टंग को बोलते हुए कभी शर्मिंदगी महसूस ना करे, या उसे ये ना लगे, या लैंग्वेजेस को एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए, उनकी कोई ना कोई सोशल यूटिलिटी रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये कन्वर्सेशन को जो है ना वो वाइंड अप करते हैं सब लोगों की। मुझे लगता है कि आप एक बात जो आपने की थी ना कि इस परचम के साए तले हम एक जैसे हैं, ये मतलब लिया गया। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना देखिए, बेसिक प्रॉब्लम मेरे नजदीक जो है ना, वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो है पावर, नॉलेज और पॉलिसी रिलेशनशिप का। जी 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 जी। तो इस इक्वेशन के अंडर जो हमने डाइवर्सिटी को हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया एज अ नेशनल। जी जी, शुरू से खतरे की तरह महसूस हुई ना, ये तो मसला है। चूंकि बाकी फिर आपका ना जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, आपका फिर उसमें आएगा रोल के, देखिए लैंग्वेज एक वर्ल्ड व्यू भी देती है ना, आपको एक पर्सपेक्टिव भी देती है। अगर आप डाइवर्सिटी को नहीं कर रहे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि आपकी जो डिसप्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है पावर स्ट्रक्चर में, उसमें जाहिर है कि कुछ खास लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप्स हैं। अच्छा, वो डोमिनेट, जी। अच्छा, उनका एक व्यू है, वर्ल्ड व्यू है।
तो वो फिर चाहते ना क्योंकि आपने एज पर पॉलिसी सेलिब्रेशन तो रखी नहीं है ना, यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी को आपने कभी अपनाया ही नहीं है, आपने किया यूनिटी आउट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये फिर उसकी इम्प्लीकेशंस हैं जिसकी आप बिल्कुल राइटली बात कर रही हैं, और मेरे ख्याल में ये आई एम अफ्रेड कि ये कंटिन्यूड है और ये कंटिन्यू रहेगा अनटिल एंड अनलेस के ये जो इक्वेशन है ना पावर, नॉलेज और पॉलिसी का, वहां पे कोई उस स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वहां पे बिल्कुल उसको हम रिकंसेप्चुअलाइज नहीं करते। तो अभी तक तो नहीं लगता कि हम इसको तैयार हैं। तो ये बाकी सारी फिर चीजें जो है ना, बिल्कुल आप राइटली पॉइंट आउट कर रही, तो फिर वो इसी तरह से चलेंगी। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब हम डाइवर्सिटी को एक ब्रॉडर उसमें पैराडाइम में, एक अपने नेशनल फ्रेमवर्क में हम उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे। तो ये भी फिर ऐसे। तो ये मेरा एक छोटा सा कमेंट था इस पे। दूसरी बात ये कि लैंग्वेज जो है, जो एक ऑन अ लाइटर नोट, जो वो बाजुकात हम जो हमारा पंजाबी सेंसिटिविटी है ना, उसमें हम पर्दे के तौर पे भी इस्तेमाल करते। मसलन मैंने अक्सर हमारे जो रूरल बैकग्राउंड में जो नौजवान है ना, जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं और थोड़ी अंग्रेजी सीख लेते हैं, तो चूंकि हमारे यहाँ ख़वातीन का पब्लिकली जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा जाता, तो वो फिर कुछ ख़ास जो सिचुएशंस हैं उनको बयान करते हुए ना, मसलन एक जुमला मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरी वाइफ जो है ना वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, इसमें वो बड़ा आसानी से बोल देते हैं ना, क्योंकि दोनों अल्फाज जो हैं वो एक गैर मुल्की जुबान के हैं, तो वो उनको लगता है कि शायद इसमें वो जो पर्दा था जो अपनी जुबान में नहीं था वो इसमें आ गया। सर मैं थोड़ी सी इसमें इसमें भी इंग्लिश जुबान में भी पर्दे के कई तरीके होते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी ड्यूटी लग गई कहीं ना, दूर की लग गई। अब मैं उन्हें कम्युनिकेट करना चाह रही थी कि मैं ट्रेवल नहीं कर सकती ना, तो मैंने फिर जाहिर है आप वो बात के इतना हम ओपनली तो ये वर्ड यूज नहीं करते, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं फैमिली वे पे हूँ ना। उन्होंने कहा कि मैडम मोटरवे से आते कौन सी देर लगती है। सही है। अब आपका अपना बाकी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसमें ना वो एक बाकायदा ये लतीफा नहीं है, मैंने ज्वाइन किया था इस्लामी कॉलेज चनेवोट, तो वहाँ पे हमारे पंजाबी के उस्ताद थे, तो उन्होंने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछा, यार लंबी छुट्टी लेनी हो तो किस ग्राउंड पे मिल सकती है? तो उन्होंने कहा कि एक छुट्टी है जो ज्यादा लंबी मिल सकती है, वो है मैटरनिटी लीव। अब उन्होंने ना पूछा कि भी इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा ठीक है मसला हल हो गया। उन्होंने इस पे लिख दिया कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए। तो प्रिंसिपल ने बड़ा हंस रहा, यार तुम्हें मैटरनिटी लीव तुम्हें कैसे चाहिए भाई? वो क्या, उसे आप समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहा था। तो चूंकि उस वक्त होती नहीं थी इस ग्राउंड पे, ये मेरा ख्याल है रिसेंटली कुछ किया है। हाँ, लेकिन उसको भी मैटरनिटी लीव कहते हैं, शायद उसका भी नाम ऐसा है कुछ। काफी लतीफे जो है वो भी जुबान जो है वो क्रिएट करती है जी। अच्छा, तो सीरत आप हमारे साथ हो? सीरत फातिमा जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीरत आप नजर आओ जरा। नजर नहीं आ सकती, कैमरा खराब है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सीरत, पेपर कैसे हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा साइमा, डॉक्टर साइमा, ये सीरत हैं जो यंगेस्ट मेंबर हैं मुकालमा की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे लगता है यही है जो हमारे उसका रिव्यू लिखती हैं, रिपोर्ट राइटिंग करती हैं। हाँ, और वो बहुत शी इज वेरी गुड एट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अच्छा जवेरिया, अब आप सवाल पूछना चाह रही हैं? हमारी जो मेहमान स्पीकर हैं उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, तो चलिए क्विकली आप पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने ये बात करनी थी कि रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जुबैदा मुस्तफ़ा का लैंग्वेज मैटर्स पे, जिसपे उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज बताई थी कि किस तरह आपकी जो मदर टंग है वो आपकी इंटेलिजेंस को मोल्ड करने में कितना अहम किरदार अदा करती है।
आपकी अर्ली एजुकेशन अगर आपकी मदर टंग में हो तो वो किस तरह आपकी जहानत को इंक्रीज कर सकती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस एरिया का बंदा हो उस एरिया के डायलेक्ट और उस एरिया की लैंग्वेज में ही वो अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल करें, ताकि वो बाद में इस काबिल हो सके कि वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू की तरफ आए और फिर उसे अच्छी तरह समझे। आपकी इस बात से मैं 200% इत्तेफाक करती हूँ। और जुल्म सिर्फ इतना ही नहीं होता बेटा कि आपकी लैंग्वेज नहीं यूज हो रही, आपकी, वही सर ने कहा ना कि लैंग्वेज के साथ एक पूरा वर्ल्ड व्यू होता है। जी। आप जब छोटे थे, अब तो फिर जो है वो, तो आपको जब H4 हाउस पढ़ाया जाता था तो वो कैसा हाउस होता था? आप अभी भी हाउस की वो बनाती हैं तो वो वाला होता है ना, ऐसा हाउस देखा है कहीं? वो हमारे यहाँ कहीं होता है? नहीं होता ना। हमने S फॉर स्ट्रॉबेरी पढ़ा, मतलब हमारे तो बचपन में स्ट्रॉबेरी कहीं नजर नहीं आती थी। तो ये है कि बच्चे की पूरी उसकी एग्जिस्टेंस एब्सेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, यानी कि वो उधर से बेर चुन के आता है, एक काम बच्चा गांव का जो सोचें अगर आप, तो क्लास में आके वो पढ़ता है S फॉर स्ट्रॉबेरी। उसकी अपनी जो लाइफ है वो क्लासरूम में कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, तो वो उस नॉलेज को। डॉक्टर साहब मैं हाथ खड़ा कर देना। सर रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए प्लीज। नहीं वैसे सर वो अब मेरे ख्याल में सबकी ही बस हो गई है और इंक्लूडिंग मी। वो मैं साइमा खालिद साहब से आपकी जो है ना वो तारुफ चाह रहा था करवाना, और खालिद साहब से कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स करना चाह रहा था। अच्छा जी जरूर जरूर सर, मेरे ख्याल में मैंने क्वेश्चन डॉक्टर किया, साहब मैं कहना चाहता सी कि हर बच्चे जिस वक्त ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਕਾਲਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। लेकिन अफसोस के जिस वक्त मैं सुबह सोचा ਸੀ कि आज नमाज मैं बाद च पढ़ लूंगा ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਸਾਰਾ मैं अटेंड करूंगा, ਤੇ लेकिन ਜਦੋਂ एंड टाइम आया ना ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। डॉक्टर साहब ने की गल्लां कीतियां, इस वास्ते मैं ज्यादा हुण आखिर दी डिस्कशन तो पता लग्या कि की ज्यादातर उन्हां दा थीम की सी। ते मैं सोच रहा सी कि कदी हो सकदा है कि मुकालमे दे जिन्ने पार्टिसिपेंट अपनी अपनी जेहड़ी उन्हां दी है ज़बान असली उहदे च गल कर लैण। जिवें एक बच्ची कह रही सी मैं रंगड़ी है, मैं पंजाबी फिरोजपुरी है, एक पंजाबी जंगली है, एक पंजाबी सराइकी है। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ ਕਿ ਬਲਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਵਾਲਾ ਬਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ठीक बिल्कुल सही। अच्छा साइमा, खालिद साहब, साइमा मेरे ख्याल है उन्होंने आज बहुत टाइम दिया, उनके बेटे का ना एक्सीडेंट भी हुआ था तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो थी तो वो पोस्टपोन करना चाह रही थी। लेकिन साइमा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत। और ये हमारा सेकंड सेशन था लेकिन लास्ट नहीं था। जी फिर करेंगे और अगला सेशन करते हैं प्लान डॉक्टर साहबा के साथ, कराची से वो हैं डॉक्टर नेवाल के साथ गालबन, तो फिर देखते हैं फिर आपका जो है वो कब हमें मौका मिलता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो दोस्त अभी थोड़ी देर के लिए अगर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, मैं मौजूद। तो सर हमें डोज चाहिए आपसे अभी ना।